चैनल। तो हम नीट के द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। उसी के आगे ये वीडियो है, तो मतलब और क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट टाइम, दैट वाज 20th। तो 20 तक हमने कर लिए थे। अब उससे आगे के और क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन ज्यादा रखूंगी सेशंस में, और नीट का जो भी आपका टॉपिक होगा एनसीईआरटी का, बेसिकली अभी मैं एनसीईआरटी ही करा रही हूँ, उससे एडवांस बाद में करवाऊंगी। तो वो करवाऊंगी, तो जिसको भी बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं एनसीईआरटी के क्लास 11 12th बायोलॉजी के, तो वो इजीली कर सकता है। तो लेट्स टॉक अबाउट 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 21st बोल रहा है टेक्सॉन क्या है। तो टेक्सॉन क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टेक्सॉन जब भी हम बात करते हैं, ये बेसिकली एक कैटेगरी होती है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो वही है जो अभी हमें यहाँ देखना है। तो टेक्सॉन, मैं थोड़ा सा ना इसे एनलार्ज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़े अच्छे से दिखे, मे बी आपको दिख ना रहा हो ढंग से। तो टेक्सॉन क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं, और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, स्पीशीज है, हाईएस्ट रैंक है क्लासिफिकेशन की, या ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का। तो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप होता है उसे जनरली हम स्पीशीज बोलते हैं, या फिर हम उसे जनरली जेनेरा बोलते हैं। इस तरीके की टर्म यूज होती है। तो टेक्सॉन तो नहीं होता है। हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की हाईएस्ट रैंक क्या है? डोमेन है। किंगडम के भी ऊपर डोमेन होता है, तो वो भी नहीं है यहाँ। स्पीशीज नहीं है टेक्सॉन, क्योंकि टेक्सॉन में कोई भी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी आती है। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि ये यूनिट है क्लासिफिकेशन की। ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से क्लासिफाई करना है, उसके लिए हम टेक्सॉन टर्म यहाँ पे यूज करते हैं। देन आफ्टर दिस वी हैव अनदर क्वेश्चन हियर। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, 22nd वाला। तो मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ इसे, ये आपको चारों ऑप्शंस फिर अच्छे से दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बोला सिस्टमैटिक्स क्या है। सिस्टमैटिक्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन है प्लांट्स एनिमल्स की, नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन है, डाइवर्सिटी है, या डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है और उनकी क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमैटिक्स बेसिकली एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिजम्स की, मतलब एक कैटेगरी जिसके थ्रू आप एक बेसिकली एक ब्रांच है साइंस की, बायोलॉजी की, जिसके थ्रू आप ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई कर सकते हो, और कुछ सिस्टमैटिक कैटेगरीज हैं जिनके अंदर डाल सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज मोर एक्यूरेट, ये करेक्ट आंसर है। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, और बाकी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है हमारे पास 23rd क्वेश्चन। तो 23rd में आपको बोल रहा है कीज कैसी हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन आपको दे देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। जैसे यहाँ बोला है कि ये क्या है, जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, लिखा हुआ है वहां, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। इफ यू टॉक अबाउट 24th क्वेश्चन, इसमें बोला है हर एक स्टेटमेंट की में क्या होती है। हर एक स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं, और तभी जाके जब एक पेयर होता है लीड का, पेयर ऑफ लीड्स, उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं कपलेट। तो उसके लिए हम कपलेट टर्म जो है वो यूज करते हैं। तो पेयर ऑफ लीड बेसिकली की में होती है, तो एक कपलेट एक पेयर है लीड्स का, तो हर एक स्टेटमेंट क्या हो गई? वो लीड हो गई। ठीक। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला जो है 25th में आपको क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। लाइफ का कैरेक्टर कौन सा नहीं है? रिप्रोडक्शन नहीं है, या कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, अडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डिफरेंशिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज। क्या चीज नहीं है? ठीक है। तो अडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस, अडेप्टेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। डिफरेंशिएशन सेल्स का भी होता है इनटू टिश्यूज, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। बट कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। आप कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी देख सकते हो, केमिकल कंपाउंड, तो उसकी भी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है, ऑल्दो इट इज नॉट रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंस। तो इसीलिए ये चीज बोलना कि कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टर है,
तो वो सही नहीं है, लाइफ का कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए बी मस्ट बी द आंसर हियर। तो ये होना चाहिए यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम, अगर प्रिंट करते हैं तो ओनली द डैश इज कैपिटलाइज्ड, किसे कैपिटलाइज करते हैं? जब भी प्रिंट करेंगे जीनस के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस। जैसे कि मैंने आपको मेंजीफेरा एग्जांपल दिया था, तो मेंजीफेरा जो है इसके अंदर एम जो है वो कैपिटल हम लिखते हैं, तो जीनस है जिसे हम कैपिटलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ईच कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है हर एक कैटेगरी? सिस्टमैटिक यूनिट है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन की यूनिट है? तो हर एक जो भी कैटेगरी एक हायरार्की में होती है वो क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है। सिस्टमैटिक की यूनिट ऐसे हम टर्म यूज नहीं करते हैं, तो ए नहीं हो सकता। और आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर में एज सच कोई यूनिट्स नहीं होती, तो इसीलिए डी मस्ट बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर हियर। तो वो मैंने आपको बताया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये रहा 28th क्वेश्चन। तो 28th आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट है ये आपको बतानी है। ठीक है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, plants grow only up to a certain age, the growth in living organisms is from inside, या all of the above? Actually this question is not very accurate, जहां से भी ये बना है ये एक्यूरेट नहीं है, बट मैं आपको कोशिश करती हूँ कि एग्जैक्ट आंसर बताने की कोशिश करूँ। चाहे हो सकता है कि जिस भी वेबसाइट से मैंने ये पेपर लिया है वहां पे कुछ और आंसर दिया हो, बट जो एक्यूरेट है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो करते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट। किस लिए करेक्ट नहीं है, कोई बता सकता है? तो एक्चुअल में यहाँ पे है ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, विच इज नॉट करेक्ट। नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती हैं। स्नोफॉल होता है तो नीचे स्नो इकट्ठी होती जाती है ना, तो वो क्या कर रही है, ग्रो हो रही है। सिमिलरली अगर आप कुछ और चीजें देखो, जैसे कहीं सैंड ड्यून्स वगैरह वाला जो एरिया होता है जहाँ पे भी सैंड इकट्ठी होती है, डिपॉजिट होती रहती है, तो एक बड़ा सा कुछ बना देती है, तो वो भी वहां पे भी ग्रोथ हो रही है। तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करते, बट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक जो होती है इंटरनल ग्रोथ, वो सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। बट ग्रोथ का दूसरा टाइप यानी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो आपको किसमें, नॉन लिविंग चीजों में भी देखने को मिलती है। तो दिस इज नॉट करेक्ट कि हम ऐसा बोलें कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ठीक है, प्लांट सिर्फ एक एज तक ही ग्रो करते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट। दिस इज करेक्ट फॉर, किसके लिए करेक्ट है? फॉर ओनली एनिमल्स। एनिमल्स होते हैं जो एक एज तक ग्रो करते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ जो है वो हैम्पर हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नेक्स्ट जो है द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड से ग्रोथ होती है, तो दिस इज करेक्ट एंड ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, तो सी इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, हो सकता है कि कहीं कहीं इसका आंसर डिफरेंट भी दिया हो, बट याद रखना प्लांट्स नहीं है, एनिमल्स हैं जो सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट 29th क्वेश्चन, तो इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो बोटानिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, a museum has a collection of photographs of plants and animals, and key is a taxonomic aid for identification of specimens. Herbarium is a storehouse that contains dried, pressed and preserved plant specimens. तो ये तो करेक्ट है। म्यूजियम में फोटोग्राफ नहीं होती, सिर्फ और भी चीजें होती हैं। बोटानिकल गार्डन लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। की जो है टेक्सोनॉमिक एड है आइडेंटिफिकेशन की, वो भी सही है। तो बी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर हियर, क्योंकि नॉट करेक्ट आपसे पूछा था, करेक्ट नहीं पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा था, तो इसीलिए बी मस्ट बी द आंसर हियर। नेक्स्ट देखते हैं अब। तो 29th के बाद वी हैव 30th क्वेश्चन। सो दिस इज द 30th क्वेश्चन हियर, और इस 30th सैंपल जो है
इसमें क्या 30th जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या, एक्चुअली मेरे को एक मेल आया था उसमें सैंपल लिखा था, सॉरी, तो मैंने सैंपल बोल दिया। 30th क्वेश्चन है जो हमें देखना है, तो ये देखते हैं। विच टू पॉइंट्स आर नोन एज ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ? तो कौन से ट्विन कैरेक्टर्स हैं ग्रोथ के? डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली ना तो ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ी होगी तो इसीलिए प्राइमरी फोकस आपका एनसीईआरटी होना चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, सबके लिए एनसीईआरटी इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे देखो, विच टू पॉइंट्स आर नोन एज ट्विन कैरेक्टर्स? तो इंक्रीज इन मास, डिफरेंशिएशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो मास एंड नंबर वाली चीज है जो हम इंक्लूड करते हैं ट्विन कैरेक्टर्स में। तो 1 and 3 आर करेक्ट। 1 and 3 आपको ऑप्शन डी में दे रखा है, तो डी मस्ट बी द आंसर हियर। डिफरेंशिएशन एंड स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करना, ये सब नहीं आता है, तो इसीलिए इनको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं यहाँ। So let's move on to the next 31st question now. तो दो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, 1 and 2। स्टेटमेंट 1 में आपको बोला है टेक्सॉन एंड कैटेगरी आर डिफरेंट थिंग्स। टेक्सॉन और कैटेगरी अलग अलग चीजें हैं। स्टेटमेंट 2 बोल रही है कैटेगरी हायरार्किकल क्लासिफिकेशन दिखाती है। आपको बोला है दोनों ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, वो आपको देखना है। तो टेक्सॉन कैटेगरी अलग अलग चीजें हैं, टेक्सॉन एंड टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ठीक है, ये दो टर्म्स हम यूज करते हैं। तो यस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऑल्दो दे आर डिस्क्राइबिंग एक ही चीज को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट फिर भी हम दो अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं डिफरेंट चीजों को डिनोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक में कैटेगरी का नाम देते हैं तो दूसरे में उसका एग्जाम्पल देते हैं, तो इस तरीके का डिफरेंस होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो डी कैन नॉट बी द आंसर। अब करेक्ट है, करेक्ट है, इसमें भी करेक्ट दे रखा है। अब 2 देखनी है आपको। 2 बोला है कि कैटेगरी हायरार्किकल क्लासिफिकेशन दिखाती है, तो यस, कैटेगरीज दिखाती हैं कि हायरार्की में किस तरीके से कौन सी कैटेगरी कहाँ प्लेस्ड है। तो यस, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट यहाँ लिखा हुआ है दोनों स्टेटमेंट्स में, तो ए और बी में से आंसर होना चाहिए। बाकी हमें ये देखना है क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रही है। तो टेक्सॉन एंड कैटेगरी आर डिफरेंट थिंग्स बट कैटेगरी शोज हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, देयरफॉर दे आर डिफरेंट। समझ आ रही है बात? तो यस, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए मस्ट बी द आंसर हियर। तो आपको ये जो करेक्ट स्टेटमेंट वाला होता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला होता है, ये बहुत अच्छे से देखना होता है, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। तो नेक्स्ट वाला है आपके पास 32 वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बता रखा है ये भी देखते हैं। तो इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट? जेनेरिक नेम हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है और स्पेसिफिक नेम हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है। Scientific name should be printed in italics and scientific name when typed or handwritten should be underlined। तो typed में तो underline नहीं करते हैं, handwritten में तो करते हैं, तो इसीलिए C cannot be correct। तो C नहीं है तो D भी नहीं हो सकता। अब फर्स्ट और सेकंड में से आपको देखना है। तो फर्स्ट तो सही लग रहा है, सेकंड आपको बोल रहा है कि साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं, ठीक है। जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर से ही है, स्पेसिफिक नेम हमेशा स्मॉल लेटर से होता है। तो आई फील बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑल्दो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है। बट सी तो गलत हो गई, क्योंकि टाइप करते हैं तो अंडरलाइन नहीं करते, टाइप करते हैं तो इटैलिसाइज उसे करते हैं। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में ही प्रिंट होना चाहिए, तो यस दिस इज करेक्ट, इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए। एंड जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से और स्पेसिफिक नेम हमेशा स्मॉल लेटर से होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट आपको यहाँ 33 क्वेश्चन वाला कर रहे हैं हम डिस्कस, तो इससे पहले मैं रब कर देती हूँ। यस,
सो 33 वाले में आपको क्या बोला है? 33 वाले में आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट हर्बेरियम। हर्बेरियम के लिए क्या चीज करेक्ट है? तो इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। हर्बेरियम शीट्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम, फैमिली, कलेक्टर का नाम, ये सब। इट सर्व्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो यस, क्विक रेफरल सिस्टम होता है इसमें। डेट, प्लेस, नेम, फैमिली, कलेक्टर का नाम वगैरह भी होता है। अब दो सही हो गई तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, बट फिर भी हम ए देख लेते हैं। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन जिन्हें ड्राई और प्रिजर्व करते हैं शीट्स पे। तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो डी मस्ट बी द आंसर हियर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। 34th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रोथ इज करेक्ट। ग्रोथ के लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? तो प्लांट्स में ग्रोथ सेल डिवीजन से होती है ओनली अप टू अ सर्टेन स्टेज। ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी शो करते हैं बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, सरफेस पे मटेरियल के एक्यूमुलेशन के थ्रू। अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से ग्रो करता है। एंड ग्रोथ जो है इन विट्रो कल्चर में वो काउंटिंग से आप निकाल सकते हो कि कितने सेल्स ग्रो हुए हैं उसके हिसाब से। तो सेल्स एक ही पर्टिकुलर स्टेज तक सेल डिवीजन शो करते हैं प्लांट्स में, तो दिस इज नॉट करेक्ट। प्लांट्स में सेल डिवीजन चलती रहती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं मटेरियल के एक्यूमुलेशन से। यस, बिल्कुल करेक्ट है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ उनके अंदर देखने को मिलती है। सी बोल रहा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अलावा सेल ग्रोथ भी होती है वहां, तब जाके ये ग्रो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सी इज नॉट करेक्ट। एंड डी आपको बोला है कि इन विट्रो कल्चर में ग्रोथ को आप नंबर ऑफ सेल्स काउंट करके ऑब्जर्व कर सकते हो, तो दिस इज नॉट करेक्ट। आप सेल्स को काउंट कैसे करोगे? ठीक है, इन विट्रो कल्चर है आपके पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मान लो बैक्टीरिया का कल्चर है, उसमें ग्रोथ हुई है या नहीं कैसे पता चलता है? मीडिया का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर आप उसका ओडी चेक करते हो, एब्जॉर्बेंस चेक करते हो, तो एब्जॉर्बेंस चेंज हो जाता है, तो इसीलिए काउंट नहीं करते आप वहां। तो बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर हियर। तो वी आर डन विथ 34th क्वेश्चन 2। लेट्स मूव ऑन टू द 35th। 35th आज के लिए लास्ट है, तो 35th देख लेते हैं। 35th क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सम टोटल है फिजिकल रिएक्शंस का जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स वगैरह मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग नहीं होते बट लिविंग रिएक्शन होते हैं। डायरेक्ट लाइन फ्रॉम दी एनसीईआरटी। तो डी इज द आंसर हियर, डी करेक्ट होगा। सी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, तो एनसीईआरटी की लाइंस बहुत ज्यादा आती हैं और बिल्कुल डायरेक्ट आती हैं, तो अगर पता होगा, पढ़ा होगा, तभी जाके आपको क्लियर होगी चीजें। तो वी आर डन विद 35th टू 35th तक हमने कर लिया है। इससे आगे के जो भी क्वेश्चंस है वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। मतलब क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस करने का मतलब है कि अगर 3 से 4 क्लासेस हम सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 वीडियो सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन की ही करेंगे। मे बी हर एक चैप्टर से 70+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो बस इतना ही था आज की क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।